अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। अमरीकी वेबसाइट का दावा है कि ईरान ने अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस को एक सीक्रेट मैसेज देकर यह खबरदार किया था कि सदर ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर मुज़ाकराती अमल का हिस्सा होने का गलत इस्तेमाल करके इससे माली फ़ायदा उठा रहे हैं। ईरानियों ने खबरदार किया था कि विटकॉफ और कुशनर की मौजूदगी कोई ठोस डील नहीं होने देगी, क्योंकि ये दोनों डील से ज़्यादा इक़्तिसादी मार्केट से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक मुबैना हेरा फेरी के ज़रिए बनाई गई रकम की मालियत जून तक तकरीबन 9 अरब डॉलर तक पहुँच गई है। ताहम ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरानी हुकाम का ये दावा मुस्तरद किया है, लेकिन वेबसाइट के ही मुताबिक नायब सदर के करीबी ज़राए ने यह तस्दीक की है कि ईरानियों ने यह बात कही थी कि उन्हें विटकॉफ और कुशनर की मौजूदगी पर एतराज़ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद ही एतराफ़ कर चुके हैं इसी जंग के दौरान कि वो इनसाइड इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए पैसा बना रहे हैं और बहुत पैसा बना रहे हैं। अब इस खेल का जो अगला ख़तरनाक पहलू है वो देखना समझना बहुत ज़रूरी है। मशरिक़ वुस्ता में अब महदूद जंग का जो तासुर है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म होता चला जा रहा है। अब हम किसी प्रॉक्सी तसादुम या महज समंदरी छेड़छाड़ के दौर में नहीं रह रहे, बल्कि दुनिया एक सुपर पावर और एक सख्त गिर इलाकाई क़ुव्वत के माबैन बराह रास्त काइनेटिक जंग की गवाह बन चुकी है। और इस संगीन सूरत हाल का सबसे ख़तरनाक और अमली पहलू अब वाइट हाउस से सामने आ रहा है। अमरीकी मीडिया की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बाकायदा ज़मीनी हमले के ऑप्शन पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। ग्राउंड इन्वेजन पस पर्दा अमरीकी अस्करी मशीनरी एक बड़े इलाकाई कब्जे की मनसूबाबंदी की तरफ बढ़ रही है। पेंटागन का फौरी हदफ खलीज फारस और आबना हर्मुज़ के करीब वाक़े ईरान के इस स्ट्रेटिजिक जज़ायर पर अमरीकी फ़ौजें उतार कर उनका कंट्रोल हासिल करना है। लेकिन यही जज़ायर क्यों, ईरान का यही इलाका क्यों, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अमरीकी हमलों का मरकज़ ईरान के जनूबी साहिली पट्टी पर वाक़े जज़ायर यानी कशम, केश और अबू मूसा हैं। ये जज़ायर कोई आम ज़मीन के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये खलीज फारस और आबना हर्मुज़ के वो दिफाई मोर्चे हैं कि जिनके ज़रिए ईरान पूरे बहरी तजारती रास्ते पर अपनी बर्तरी और ख़ुद मुख्तारी कायम रखे हुए है। अगर हम हालिया अमरीकी कार्रवाइयों का जायज़ा लें तो पेंटागन एक सोचे समझे पैटर्न के तहत इन्हीं इलाकों को निशाना बना रहा है। हालिया दिनों में अमरीकी फोर्सेस ने ईरान के इन जज़ायर और साहिली बंदरगाहों बशमूल बंदर अब्बास पर शदीद तरीन बमबारी की है। इस मुनज़्ज़म बमबारी के ज़रिए वाशिंगटन तेहरान के इन तारीख़ी और जोग्राफियाई दावों को ताकत के ज़ोर पर मिटाकर खलीज फारस का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है। और फिर वही हर्मुज़ की फ़ीस के नाम पर अमेरिका में इन्वेस्टमेंट आखिर में अमरीका का हर जगह फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर बज़ाहिर ये ट्रंप ख़ानदान और उनके अजीज़ व अक़ारिब इससे हाथ धोएंगे, उधर कन्वर्ट होगा ये। लेकिन ईरान इस दबाव के सामने हरगिज़ खामोश तमाशाई नहीं बना हुआ। ये वन साइडेड मामला नहीं है, बल्कि तेहरान का मल्टी फ्रंट रद्द अमल भी हमें देखने में नज़र आ रहा है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ख़ित्ते में मौजूद अमरीकी असासों को बराह रास्त निशाना बनाना शुरू कर रखा है। कुवैत और उर्दन में मौजूद अमरीकी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं, जबकि बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट की मौजूदगी की वजह से फ़ज़ाई हमलों के सायरन गूंज रहे थे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये जंग अब इराक़ के नीम खुद मुख्तार इलाके एरबिल तक भी पहुँच चुकी है। ईरानी कुर्द सियासी जमात ये दावा करती है कि उसके एक अड्डे पर मिसाइल हमला हुआ है, जबकि कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी भी ये कह रही है कि एक अटैक उन पर भी हुआ है। सिर्फ यही नहीं, एरबिल में कायम अमरीकी कौंसलेट के करीब के बाद दीगरे कई धमाके सुने गए, जहाँ फिर इराक़ी एयर डिफेंस सिस्टम्स ने ड्रोन इंटरसेप्ट किए। ईरानी ड्रोन वैसे इंटरसेप्ट होना इस सब के बीच कुछ नया नहीं है, लेकिन जुनूब मगरबी ईरान के शहर अंदेशमक में IRGC के एरोस्पेस फोर्स ने अमेरिका के एक सबसे महंगे और जदीद तरीन जासूस और जंगी ड्रोन MQ-9 रीपर को मार गिराने का दावा किया। ये कार्रवाई वाशिंगटन के लिए एक बड़ा धचका है और इन तमाम अस्करी एडवांसमेंट्स का सबसे हौलनाक असर आबना हर्मुज़ पर पड़ रहा है। लाइट्स लिस्ट के ताज़ा तरीन समुद्री डाटा के मुताबिक आबना हर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक अब ना होने के बराबर रह गई है। सूरत हाल इस हद तक संगीन है कि गैर ईरानी तजारती जहाज़ इस पूरे खित्ते से अब गायब हो चुके हैं और जो चंद माल बरदार जहाज़ मजबूरन इस रास्ते को इस्तेमाल कर रहे हैं वो अमरीकी और ईरानी अफवाज के माबैन जारी इस जंगी माहौल में अपनी लोकेशन छुपाने के लिए अपने ट्रांसपॉन्डर्स बंद करके बिल्कुल अंधेरे में यानी डार्क ट्रांजिट पर मजबूर हैं। अमेरिका इस बहरी नाकाबंदी के माशी असरात से बचने के लिए इराक़ और शाम के रास्ते पर जो पुरानी करकूक बिनियास पाइपलाइन है उसे बहाल करने की कोशिशें तेज़ कर रहा है, लेकिन ये फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है, प्रैक्टिकल वे आउट नहीं है।
इन तमाम बातों को अगर एक एक में परो कर देखा जाए तो एक बात वाज़ेह हो जाती है कि चाहे वो ट्रंप की तरफ से मार्केट मैनिपुलेशन हो, जैरेड कुशनर की फाइनेंशियल डील्स हों, ईरानी जज़ायर पर कब्ज़े की धमकी हो, ईरान के दिफाई मोर्चों पर बमबारी या फिर कुवैत, उर्दन, अरबिल और बहरीन में फैला हुआ ईरानी रद्द-ए-अमल, ये तमाम एक्शन और रिएक्शन सफारतकारी और अमन के रास्तों को तेज़ी से बंद कर रहे हैं। दोनों ही फरीक एक ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर खड़े हैं कि जहाँ किसी एक की छोटी सी गलती या ज़ाती लालच पूरे आलमी निज़ाम को एक बड़ी तबाही की तरफ धकेल सकता है, बल्कि धकेल रहा है। इसको इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। एहतशाम हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एहतशाम साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब, बुनियादी तौर पे ये एक पैटर्न है जो हमें नज़र आ रहा है हालिया जो 2-3 रोज़ की कार्रवाई है उसमें, कि अमेरिका जो ख़ास तौर पर स्ट्रेटिजिक लोकेशंस हैं, जो जज़ायर हैं, जो साहिली पट्टी है, उसे निशाना बना रहा है। तो उसका मकसद सिर्फ यही है कि ईरान का यहाँ पर मौजूद जो एसेट्स हैं, यहाँ पर जो उसकी इंस्टॉलेशंस हैं, उनको नुकसान पहुँचाया जाए। ये एक अकेला वे आउट है और ये अमेरिका को हेल्प करेगा अपना हॉर्मस को फ्री करने में, जो उसका नारा है। ये देखिए, बहुत शुक्रिया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और देखिए कि अगर हम जब देखते हैं जो रिसेंट स्ट्राइक्स हुए हैं, तो अगर आप बोशहर से लेके चाबहार तक का एरिया, इसमें स्ट्राइक्स हुई हैं। दिस इज 1400 किलोमीटर्स का एरिया है। और इसमें जो तमाम आइलैंड्स हैं और जो समझ लें कि रेडार्स थे इंस्टॉ, और जिसके अलावा सर्वेलेंस के सिस्टम थे, ड्रोन्स और मिसाइल्स के जो लॉन्चिंग पैड्स थे या स्टोरेज साइट्स उनके बकौल थे, उनको, और जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको टारगेट किया गया। दैट इज वन थिंग कि डिग्रेड करना चाहते हैं। और सेकेंडली वो दुनिया को ये इंप्रेशन भी देना चाहते हैं कि ईरान का कोई कंट्रोल नहीं है, वे स्टिल वी हैव द पावर और हम उसको स्टिल मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो वो भी मैसेज दे रहे हैं। साथ ही देखें, एस्केलेट कर रहे हैं, तो डी एस्केलेट एक प्रेशर भी रखना चाह रहे हैं। और लास्ट 3-4 डेज में जिस मैसिव अंदाज में हमने स्ट्राइक्स देखी, तो वाज़ेह तौर पर अमेरिका ने एक अपनी इंटेंशन शो की है। और जिस तरीके से ईरान, बट एट द सेम टाइम देखें कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, आप देख लें, राइटली हम कह सकते हैं अब ये तमाम जो जंग तो किसी और मुद्दे पे शुरू हुई थी, लेकिन ये तो कहीं पे जिक्र ही नहीं था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अब एकदम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सारी कंसंट्रेशन है, बाकी तमाम मसाइल जो है बैकग्राउंड में चले गए हैं। और इसमें अभी आप देखें कि फॉर्मर रशियन प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट दिमित्री मेदोव थे, उन्होंने ये कहा कि ईरान हैज डिस्कवर इट्स न्यूक्लियर वेपन। उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, और ईरान यहाँ तक तैयार है कि सीज फायर भी खत्म हो जाए और कोई भी लिमिट हो जाए, बट दे विल नॉट लीव द कंट्रोल एंड सोवरेनिटी ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, क्योंकि उससे वो लेवरेज को, हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। फिर एक तो ये है, फिर आप देखें कि एक तो ये वेपनाइज भी हो गया है, एक स्ट्रॉन्ग कार्ड उनके हाथ में आया है। वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है, देखो ना, सबसे तकलीफ है जहाँ जीसीसी को मसाइल है, वहां पे दुनिया भर को तकलीफ है। तो अब ये माना जाता है वर्ल्ड इकोनॉमी को ईरान ने, दैट हैज बीन, ईरान ने गिरबान से पकड़ लिया है, आप जिस तरह माने समझ और लें। इसमें इसमें एक बड़ा, आप क्योंकि इसको इकोनॉमी तक और पैसों तक ले आए हैं, तो इसमें एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट जो ऐड हो रहा है एहतशाम साहब, वो बुनियादी तौर पे ये कि जैरेड कुशनर और जो स्टीव विटकॉफ हैं वो भी हाथ धो रहे हैं। अमेरिकी सदर खुद भी कहते हैं कि वो इनसाइडर जो इन्फॉर्मेशन है उस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं। ये वेबसाइट कहती है कि $9 अरब तक का तकरीबन तखमीना है कि कुशनर ने और जो विटकॉफ हैं उन्होंने बनाए हैं इस जंग में, और इनके होते हुए मुज़ाकराती अमल नहीं चल सकता। तो मुझे लगता है कि आपके लिए, मेरे लिए बज़ाहिर नज़र आने वाले प्रायोरिटीज़ और हैं, लेकिन बैक एंड पे अमेरिका, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वो तो सिर्फ और सिर्फ कारोबार ही करना चाह रही है। देखें, इस हवाले से तो अगले दिन अमेरिका की एक अदालत ने जो फैसला किया है, $1 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट की गई थी, जो पैसा बनाया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने अवैध, उसको उन्होंने जायज़ करार दिया, अगर वो क्रिप्टो करेंसी और दूसरे मामलात में किया गया। अच्छा, मुझे अवैध आपसे 4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें शेयर करनी है इससे पहले कि राइट हैप हो जाए। बड़ी खबरें हैं। पहली खबर तो यह है कि आपने देखा कल रात से 2 ईरानी टैंकर जो है ना वो पाकिस्तान में खड़े हैं। 10 लाख बैरल तेल उन पर लदा हुआ है और कोशिश की गई थी कि उनको यहाँ से भेज दिया जाए, लेकिन रुका हुआ है। और इस वक्त ईरानी पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी आप हमें फेवर करें, ये तेल यहाँ से उतार लें और ये खाली करके यहाँ से चले जाएं। पाकिस्तान ने उनको बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया कि जी हम अमेरिकन सैंक्शन की जद में आ जाएंगे, ये आप ना करें, हमसे ये हम ही कर सकते। तो इस पे हमारे ताल्लुकात जो है ना, जो हमने देखा बड़े अच्छे हो चुके थे, हमने जिस तरीके से सालस का किरदार किया, अब बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया। इस पे बड़ी सीरियस एक लाइन ले रहे हैं ईरानी, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ से दोनों टैंकर निकल आए हैं, किसी तरीके से ये हमारे कराची के समंदर में पहुंच गए हैं।
अब पाकिस्तान किसी तरीके से कह रहा है अमेरिका को, जो खबर है कि जी आप जब तक ये पाकिस्तान में प्लीज इन पे आपको अटैक नहीं करेंगे, हम ठीक कोशिश है। करेंगे दूसरी खबर। याद को निकल जाए। दूसरी खबर ये है कि ये जो मेरा ख्याल है ज्यादा सीरियस खबर है कि ये सऊदी और ईरान के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरीके से 2 मिलिट्री बेसिस पे यमन के हूसियों ने हमला किया, उसके बाद पाकिस्तान ने कल बड़ा वाज़े तौर पे ईरान को अवैध मैसेज दिया गया है कि सऊदी अरब पाकिस्तान की रेड लाइन है, इसको अगर 1-2 दफा पहले हुआ, अब इसको अबूर करने की कोशिश कीजिए तो हमारा ये एग्रीमेंट एक्टिवेट होगा और हम जो मैक्सिमम कर सकते हैं वो करेंगे। और इनिशियली जो हो रहा है वो उबैद ये है कि इस वक्त हमारे 8,000 से 13,000 हमारे ड्रोन पर मौजूद है, हमारे फाइटर जेट्स, ड्रोन स्क्वाड्रन मौजूद है, एडवांस हमारा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। अभी इत्तलात है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कहा जा रहा है किसी वक्त वहाँ पे जा सकते हैं, तो नीति तय होगी कि मजीद पाकिस्तान वहाँ पे क्या कर सकता है। एक खबर यह है कि JF-17 थंडर के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पे सऊदी फिजाओं में और यमनी फिजाओं में इनको जाना चाहिए। अब ये देखें इसके बाद क्या फैसला होता है। तीसरी खबर यह है कि जो आपने देखा फील्ड मार्शल साहब अभी हमारे टर्की से होके आए, इन प्रिंसिपल अर्दोगान से जो हमारे फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है, मुझे बताया गया है कि उन्होंने फैसला कर लिया टर्की ने कि ये म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान है, इसमें बाकायदा तौर पे टर्की भी शामिल हो जाएगा। कुछ इंटीग्रिटी तय करने वाली है अपनी पार्लियामेंट में, कुछ और लोगों से मशवरे करेंगे। बहरहाल इन प्रिंसिपल ये तय हो गया। चौथी बड़ी खबर यह है कि जो ब्रिगेड साहब अभी जिक्र कर रहे थे वो ये है कि आपने देखा एक दिन का प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पास दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि कल के बाद अगर हमारी ये बात नहीं मानेंगे तो उनके न्यूक्लियर प्लांट्स में हमले शुरू कर देंगे। कल जो हुआ है ईरान की पार्लियामेंट में, आपने देखा उबैद के जिस तरीके से पासदारान इनकलाब ने इतना सख्त तनकीद का निशाना बनाया पुश्तियान को भी, राक्सी साहब को, यहाँ तक कह दिया कि जिन्होंने MOU करवाया वो गद्दार हैं। इसके बाद तो JD वैंस अमेरिकी सदर वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प को कहा है कि जी जरा रुक जाएं, अब आखिरी मौका तक चाहिए कि हमें डायरेक्ट पासदारान इनकलाब से बातचीत करनी चाहिए ताकि ये बड़े कॉन्फ्लिक्ट को हम रोक सकें। इस चौथी बात को जाहिर है वो आप JD वैंस का जो स्टेटमेंट है उसके साथ मिला के देखें ना, तो बुनियादी तौर पे वो यही कह रहे हैं कि जो अमेरिका में भी लोग तनकीद कर रहे हैं कि भाई मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, ब्रिगेडियर साहब उनसे पूछते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि फिर आप बताएं आपके पास क्या हल है मुज़ाकरात के अलावा, अगर आप कोई ऑप्शन प्रपोज करना चाहते हैं। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ तो नहीं कहना चाहिए, घंटे के साथ हमें कहना चाहिए मुज़ाकरात के लिए रास्ते बंद हैं। जो एहतशाम साहब बता रहे हैं कि अच्छा जी वो तेल उतारने पे हम कहते हैं सैंक्शंस लग रही हैं, ईरानी उस पर नाराज़ हो रहे हैं, उधर हम सऊदीया वाला अगर मुआहदा एक्टिवेट कर देते हैं तो हमारा अपना किरदार भी ज़ाहिर है वो एज मीडिएटर उस तरह से नहीं रहेगा, हमें फिर साइड चूज़ करना पड़ेगी। तो ये तो बड़ी तंग गली है, बंद गली है सफारतकारी वाली। अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान विल स्टिल एक्ट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पाकिस्तान स्टिल, आज जिस तरह फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने बात की है, पाकिस्तान स्टिल, देखें ना, पाकिस्तान पहले भी बातचीत करवाता रहा है, तो खुल के कोई हम इस तरह शोशा नहीं करते रहे हैं। सो बिहाइंड द सीन बातचीत चल रही है, स्टिल पाकिस्तान की कोशिश होगी। देखें अल्टीमेट हम क्या चाहते हैं कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो, एक्सपेंशन ऑफ कन्फ्लिक्ट ना हो जिसमें आपकी GCC कंट्रीज इसमें आ जाए। तो पाकिस्तान की वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर वेरी सीरियस। और फिर आप देखें कि ईरान के अंदर जो अभी डिवीजन हुई है, और अभी आप देखें ना जो IRGC दे आर कॉलिंग द शॉट्स, और उनके सामने तो बाकी जिस तरह पॉलिटिकल गवर्नमेंट की कोई अभी हैसियत नहीं रही है। और फिर ऊपर से ये भी आप देखें जो डेवलपमेंट हुई है कि जो शुरू में जो नैरेटिव था, जो सिंपैथीज थी दुनिया भर की, वो ईरान के साथ थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक नाजायज तौर पर हमला हुआ है और ईरान तो बातचीत कर रहा था। लेकिन जिस तरह अब जो डेवलपमेंट्स हुई है और जिस तरीके से अब उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया, तो इसके बाद से नैरेटिव में अब वो चीज़ में अभी लोग काउंटर नैरेटिव्स पे आ गए हैं, और वो जो कल उनको सपोर्ट कर रहे थे अभी उनके अगेंस्ट खड़े हैं। यूनाइटेड किंगडम को आपने देखा होगा, उन्होंने IRGC को टेररिस्ट आ गई, यस एग्जैक्टली, और फ्रांस से इवन नेटो में अब उन्होंने कहा कि वी आर विद प्रेसिडेंट ट्रम्प। सो मेरे ख्याल में अच्छी इंडिकेशन नहीं है, लेकिन एक कैच तो है ना। एक सेकंड मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, लेट हिम कंप्लीट शाम साहब, लेट हिम कंप्लीट प्लीज। जी जी, देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि GCC को भी ईरान को ये रियलाइज करना चाहिए कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनको पता है कि आप ज्योग्राफी को चेंज नहीं कर सकते हैं, नुकसान सबका होगा। दैट इज वाई देखिए अभी तक जंग उस वाइडर कन्फ्लिक्ट पे नहीं गई, क्योंकि लिमिटेशंस अभी भी हैं। और क्योंकि एक फर्स्ट लिमिटेशन है कि जो देखें कि GCC कंट्रीज को पता है अगर जंग होती है, अगर एनर्जी पे जाते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाते हैं, तबाही तो GCC कंट्रीज की होगी। वो है फिर अमेरिका के डोमेस्टिक जो सीन है वो दैट इज नॉट सपोर्टिंग दीवार, या चाहे वो आप देखें कांग्रेस को भी हमने देखा है
फंड्स का मसला आ रहा है, बहुत सारी हैं। नहीं, और मसला फिर ये है कि ईरान इसको अगर सादा अल्फाज में बयान किया जाए ना ब्रिगेडियर साहब, फिर मैं श्याम साहब का जो कैच है वो उनसे समझता हूँ, ये कि हर कोई जंग से निकलना भी चाहता है लेकिन हर कोई अपनी अपनी टर्म्स पे निकलना चाहता है और वो एक वक्त में सबके लिए फेवरेबल हो नहीं पा रहा है एग्जैक्टली। ये जो आप कैच बताना चाह रहे हैं वो भी बताएं। दूसरा, ये तुर्की वाला हम कब तक अनाउंस करने की पोजीशन में होंगे? देखिए, ये तो इन प्रिंसिपल तो एग्री कर लिया है वैद उन्होंने फील्ड मार्शल के साथ अपने तैयब अर्दोगान ने। अभी देखें कब तक इसको फाइनलाइज करते हैं और किस तरह करते हैं। देखिए, इस वक्त सूरत हाल मेरा ख्याल है, माजत के साथ वफूर साहब से मैं कहूँगा, अब बिल्कुल बदल गई है। देखिए, पाकिस्तान ने बड़ी हद तक आउट ऑफ द वे जाके जो जिसको कहना चाहिए सालस का किरदार किया, लोगों की बातें सुनी, ईरान के साथ खड़ा रहा। अब आप देख लें खलीजी ममालिक जो है ना, यहाँ पे जो इस्लामाबाद में बातें हो रही हैं वो इस कदर परेशान हो गए, वो कहते हैं डू और डाई वाली हमारी सिचुएशन हो गई है। अमेरिकी जो है ना वो कोई जिसको कहते हैं कोई गारंटी एश्योरेंस देने के लिए तैयार नहीं है। बहरीन और कुवैत की तबाही फेर के रख दिया है ईरानी ने, मिसाइलों ने। अब आज आके आप देख लें जिस तरीके से कुवैत अपना ये बचा हुआ है, कतर और सऊदी अरब, अब ये किसी वक्त भी ये कुछ हो सकता है। ईरानी यहाँ पे बातें हो रही हैं कि जिस दिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनकी न्यूक्लियर साइट पे हमला किया तो ये भरपूर जिसी से हमले कर देंगे। मुझे बताएं, इस सारे मामले में कोई जो थोड़ी बहुत भी आप कहना चाहिए अपना अवैध के जो एक हमदर्दी होनी चाहिए थी, वो यही बात करें कि हमदर्दी पूरी दुनिया की शिफ्ट हो गई। मैं आपसे उसको बड़ा प्रिसाइज कर देता हूँ, देन वील कंक्लूड इट। मुख्तसर जवाब दें, क्या हम उस पोजीशन में आ गए हैं कि जहां हम पार्टी चूज कर रहे हैं, जहां हम साइड ले रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ उसका वक्त आ गया है और ये बड़ा वाज़ेह तौर पे ईरान को बता दिया गया कि जी लफ्ज़ यूज किया जा रहा है कि द जोक हैज गॉन टू फॉर ऑफ। हमें सिचुएशन को रिट्रीट करना है, हम इस लिम्बो में नहीं रह सकते, हमें वी हैव टू स्टैंड बाय सऊदी अरेबिया और इसके लिए हम किसी की बात पे पीछे नहीं हटें। ठीक है, बहुत शुक्रिया श्याम साहब, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। इस प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। रावलाकोट में फोर्सेस पर हमले, सड़कों की बंदिश और हुकूक की आड़ में बंदूक और धरने का खेल। बिलावल का ये कहना दुरुस्त है कि इस्लामाबाद की गलत पॉलिसियों ने आज़ाद कश्मीर को एक ऐसे पॉइंट पर ला खड़ा किया है कि जहां मामला ख़राब हो गए हैं। कश्मीर का खित्ता इस वक्त एक ऐसे दहाने पर खड़ा हुआ है कि जहां रियासती रिट, आइनी तकाजे और संगीन अवामी एहतजाज आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इंतज़ामी इदारों का ये दो टोक फैसला है कि 27 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात हर सूरत अपने तयशुदा वक्त पर ही होंगे, लेकिन दूसरी तरफ ज़मीन पर मौजूद तल्ख हक़ाइक़ इस फैसले की राह में रुकावट हायल करते नज़र आते हैं। आज़ाद कश्मीर में पिछले एक माह से ज़ायद अरसे से यानी 9 जून से एक एहतजाजी लहर जारी है। हुकूक के नाम पर शुरू होने वाले इस एहतजाज को अब रियासत एक संगीन अमन व अमान का मसला करार दे रही है। जो क्रैकडाउन हो रहा है वो आपके सामने। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के खुसूसी सेक्रेटरी दाखिला चौधरी गुफ्तार हुसैन और आज़ाद कश्मीर पुलिस के तर्जुमान इरफान मसूद ने यह वाज़ेह किया है कि किसी भी मुसल्लह या पुरतशद्दुद गिरोह को रियासती रेड चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का रदम करार देकर इस पर पाबंदी आयद कर रखी है और इसका मरकज़ी दफ्तर सील हो चुका है। हुकूमत का इल्ज़ाम है कि हुकूक की आड़ में ये गिरोह ख़वातीन, बच्चों और तलबा को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, सड़कें ब्लॉक कर रहा है और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को हवा दे रहा है। अफसोसनाक अमर यह है कि इस कशीदगी में अब तक मुताद्दिद सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं। रावलाकोट में बस टर्मिनल पर पेश आया वाक़या है, इस्लामाबाद पुलिस के जवानों को टारगेट करना, ये हालिया वाक़यात हैं। इस सब के बीच इलेक्शन कमीशन और हुकूमत का कहना है कि 27 जुलाई के इंतखाबात होंगे। हुकूमत का दावा है कि तमाम सियासी सरगर्मियाँ तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और आवाम अफवाहों और बॉयकॉट का जो प्रोपेगेंडा है उसे मुस्तरद करके अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करेंगे। गैर यकीनी अमन अमान की सूरत हाल को जवाज़ बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका इंतखाबी निशान बहाल हुआ था, पिछले इंतखाबात की फातेह थी, वो इन इंतखाबात का बॉयकॉट कर चुकी है। PTI का मौक़िफ़ है कि ऐसे मखदूश और गैर मुस्तहकम माहौल में शफाफ इंतखाबी अमल का इनेकाद मुमकिन नहीं है। ये उनके कंसर्न्स हैं। अपोजिशन की अलबत्ता एक बड़ी क़ुव्वत का इंतखाबी मैदान से बाहर हो जाना इस पूरे अमल की जो साख है उस पर एक बड़ा सवालिया निशान ज़रूर लगाता है। लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी मैदान में है, जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कहते हैं कि इस बार वो कश्मीर की सरजमीन पर किसी भी किस्म की धांधली या बैरूनी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि कश्मीर का फ़ैसला कश्मीरी ही करेंगे, लेकिन बंदूक और धरने के ज़ोर पर कोई आइनी तब्दीली नहीं की जा सकती है। और उन्होंने शायद ये मशवरा भी दिया है जो मुताल्लिक़ा लोग हैं उनको कि मौजूदा हालात का मुकाबला ताकत के इस्तेमाल से भी नहीं हो सकता।
उन्होंने वफाकी वज़रा पर भी तनकीद की। ख्वाजा आसिफ का जो बयान था उस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि आज़ाद कश्मीर का बहरान वफाकी वज़रा के बयान की वजह से पैदा हुआ और अब ये वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इस बहरान को ख़त्म करे। वहीं जो इस वक्त धरना एहतजाज बॉयकॉट वगैरह उसको ख़त्म करने की भी दरख्वास्त की है। मामलात एग्जैक्टली इस वक्त हैं क्या? इस एहतजाज, इस बॉयकॉट, इस सब की आड़ में क्या इंतखाबात का दिन साफ शफाफ तरीके से गुजर जाएगा? सबके लिए प्लेइंग फील्ड के मामलात क्या इवन हैं, इक्वल हैं? इस सब को हम डिस्कस करेंगे और वहीं साथ ही साथ जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मामलात हैं वो भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। मुझे आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बुनियादी तौर पर जाहिर है एक सूरत हाल है और उससे निपटने के लिए मुसलसल कोशिशें हो रही हैं। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त एग्जैक्टली जो कश्मीर के मामलात हैं उनको लेकर जो स्ट्रैटेजी रही है, जो हिकमत अमली रही है, वो किस हद तक कामयाब जा रही है? क्योंकि कल हमने देखा बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद तय नहीं कर सकता मामलात को, गो कि किसी और कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन ये गिला दूसरे अंदाज में दूसरी तरफ से होता है। तो किस हद तक इस्लामाबाद की तरफ से जो मामलात तय हुए या मुजफ्फराबाद में जो चीज़ें तय हुई वो एग्जीक्यूट कितने बेहतर अंदाज से हो रही हैं? उसने हालात को, सूरत हाल को किस हद तक काबू किया है? जी बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि आज़ाद कश्मीर में हालात गुज़श्ता कुछ अरसे से अच्छे नहीं है, ख़राब हैं और अवामी मसाइल और मामलात को बुनियाद बनाकर कुछ लोगों ने एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया। हमारी और इंतज़ामिया की और सब लोगों की ख्वाहिश यही थी कि मसाइल जो भी हैं, छोटे हैं बड़े हैं, फौरी हल होने वाले हैं, देर से हल होने वाले हैं, लेकिन ये एहतजाज जो है वो पुरअमन लोगों को करना चाहिए और मुज़ाकरात के रास्ते खुले रखने चाहिए। लेकिन आपने देखा कि थोड़ा सा बात जब आगे बढ़ी है तो मुजफ्फराबाद की हुकूमत हो, इस्लामाबाद की हुकूमत हो, उन्होंने बहुत फ़राख दिली का मुज़ाहरा किया, बहुत कुशादा दिली का मुज़ाहरा किया और बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए जो आम तौर पर नहीं होने वाले होते। खुद आप पाकिस्तान के किसी इलाके में, किसी सूबे में देखें कि कत्ल की FIR कभी फ्रीज़ नहीं होती, कैप नहीं होती, माफ़ नहीं होती, और प्रॉपर्टी की डिस्ट्रक्शन जो है तो बर्बादी जो है अरबों रुपए की। लेकिन वो सारी बातें हुकूमत पाकिस्तान ने इस कलादम तंजीम के लोगों की मान ली और ख़्याल ये था कि अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सुलझेंगी। लेकिन जो वक्त गुजरता गया, एक तरफ मसाइल हल होते गए बहुत खुश असलूबी के साथ, फ़राखदिली के साथ, और दूसरी तरफ यह है कि तशद्दुद बढ़ता गया, बदअमनी बढ़ती गई, अफरा तफरी बढ़ती गई। और अभी जिस स्टेज में बैठे हुए हैं, अगर आप गौर करें तो रास्ते जो बंद हैं उससे कौन मुतासर होता है? सवाल ये पैदा होता है कि जब आप हॉस्पिटल का रास्ता बंद कर देंगे, मस्जिद का, मदरसे का, स्कूल का, बाज़ार का, मार्केट का, अजीज़ व अक़ारिब के घर आने जाने का, तो वो आम आदमी आप और में मुतासर होते हैं, बच्चे, मर्द, औरतें मुतासर होते हैं, सिविल आबादी मुतासर होती है, आम शहरी मुतासर होता है। तो उसके रास्ते बंद करके जब आप बैठेंगे तो इंतज़ामिया के पास दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि इंतज़ामिया मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करे और जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ और मुज़ाकरात को कबूल करें। और दूसरा रास्ता फिर यह है कि अगर वो ये बात ना माने तो फिर इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि आम जो पब्लिक की डिमांड है, जो ज़रूरत है अमन व अमान की, माशरे में, सोसाइटी में, मुल्क में, रियासत में, उसको बहाल करने के लिए इकदाम करें। डेफिनेटली। अच्छा, मैं सरदार साहब आपसे ज़रा कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ को समझना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। बुनियादी तौर पे ये कहना कि ये मसला हाल में उठा और ये इसने देखते देखते जो है वो इतनी जो है वो शिद्दत पकड़ ली, क्या ये कहना दुरुस्त होगा या ये पुराना सिलसिला है, ये पुरानी ख्वाहिश है, पुराने ख़यालात हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जमा होते चले गए और अब जाकर उनका इस शिद्दत से इजहार हो रहा है? इसको, इस मसले को कितना पुराना समझा जाए एग्जैक्टली? देखिए, एक तो ये है कि इसमें शिद्दत तो हाल ही में आई है, लेकिन बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है कि ये रातों रात पैदा होने वाला मसला नहीं है। इसके 2-3 फेजेज़ हैं। एक फ़ेज़ जो है ये पिछले 2-3 साल का है, दूसरा फ़ेज़ जो है उससे पीछे जाएँ तो 12-15 साल का है, जब आज़ाद कश्मीर में नज़रियाती और फ़िक्री सियासत को बातल कर दिया गया मरकज़ी हुकूमत के और सियासी जमातों के ज़ोर और जबर से, और वहाँ पर इक़्तिदार का खेल जो है उसको जबरन मुसल्लत किया गया और पार्लिमानी जोड़ तोड़ में सारी कौम को लगा दिया गया। तो वो जो दूसरा फ़ेज़ है, पहला फ़ेज़ मैंने कहा कि 2-3 साल पर मुश्तमिल है, 3-4 साल पर, दूसरा जो है 15-16 साल पर मुश्तमिल है, तीसरा बिल्कुल आपने सिद्दीकी साहब दुरुस्त कहा कि ये जो ख्वाहिश है आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में और पाकिस्तान के नाजुक तरीन दिफाई इलाकों में अफरा तफरी, बदअमनी और हंगामा आराई पैदा करने की, ये देरीना ख्वाहिश है। ये पाकिस्तान के दिफा को जो क़ुव्वतें कमज़ोर करना चाहती हैं बाहर से, अड़ोस पड़ोस से, उनकी देरीना ख्वाहिश है कि आज़ाद कश्मीर में ये बदअमनी होनी चाहिए
और अफरा तफरी होनी चाहिए, और चीन के दरवाज़े पर गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसी हंगामा आराई होनी चाहिए ताकि वो सूखा सांस न ले सकें। और ख़ास तौर पर इन हालात में इस चीज़ को हवा मिली कि बुनियाद मरसूस के बाद पाकिस्तान के आलमी वक़ार में बेपनाह इजाफ़ा हुआ, और उसका सबब पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज बनी, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर बने, और फिर शहबाज शरीफ साहब और बाकी सारे लोग मिल के उन्होंने काम किया, और फिर ईरान अमेरिका के दरमियान जो तीसरी जंग टालने का सेहरा उनके सर है। आज हालात जो भी हों, लेकिन उस वक्त जो ख़तरा पैदा हुआ था उन्होंने मिलकर टाल दिया। उससे पाकिस्तान के जो अस्करी और सियासी क़यादत है उसकी पजीराई में दुनिया में बेपनाह ज़ाहिर है वो किसी से हज़म नहीं हो रही। बढ़ गई। मैं आपसे हमारे बारे में जो आप क्योंकि वेल कनेक्टेड हैं और मामला को समझते भी हैं, चलाते भी रहे हैं करसे तक, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि ये जो मुहाजिरीन की नशिस्त है, जो बुनियादी तौर पर एक मसला था और उसमें कहा गया कि ये आइनी तरमीम के ज़रिए ही डेफिनेटली होगा। एक हम उमूमन बात सुनते हैं कि ये मुट्ठी भर अनासिर हैं जो सड़कों पे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि कुछ लोग अपना एक सियासी एजेंडा या नारा लेके आ जाते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि जी कौम इनके साथ नहीं है, एक बड़ा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी इनके साथ नहीं है। मुहाजिरीन की नशिस्तों को लेकर राय आम्मा क्या यही है जो ये मुतालबा कर रहे हैं, या राय आम्मा इससे मुख्तलिफ? और अगर राय आम्मा यही है तो क्या ये कश्मीर में जो वो हम आहंगी वाली फ़ज़ा है उसको मुतासिर नहीं करता, उसको ख़राब नहीं करता, और वो कमोबेश वैसे ही इक़दाम नहीं हो जाते जैसे उस तरफ हुए कुछ आर्टिकल्स को रिवोक करके? देखिए सिद्दीकी साहब, गुजारिश ये है कि ये बात ठंडे दिल से समझने की है कि महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करने का मामला इंतहाई गैर माकूल है, और ये मुतालबा पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर के हवाले से मौजूद करारदादों में जो हक़ खुद इरादियत का केस है, पाकिस्तान का मुतालबा है, उस 80 साल मुतालबे को कमज़ोर करने की कोशिश और काविश है। और दूसरी बात यह है कि आपने ठीक कहा कि क्या इसको पॉपुलर सपोर्ट हासिल है या नहीं है। हम ये कहते हैं कि अगर इसको पॉपुलर सपोर्ट हासिल है तो फिर इंतखाबात के वक्त ये मुतालबा करना कि इंतखाबात को मुलतवी करके हमारी बात सुने, फिर तो मुतालबा ये होना चाहिए कि जी हमारे पास पॉपुलर सपोर्ट है, हम इलेक्शन में जा रहे हैं, 2, 4, 5, 6, 8, 10 लोगों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ये फैसला करवाएंगे लोगों से कि पॉपुलर मैंडेट है हमारे पास, असम्बली में जाके बात करेंगे। अगर जो मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र इससे थोड़ा सा और मुख्तलिफ है कि असम्बली के पास फौरी तौर पर इस बात का इख्तियार बिल्कुल नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान की दस्तूर सा असम्बली थी, हिंदुस्तान की थी, अमेरिका की थी, आज अगर अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन इकट्ठे भी बैठे हैं, दोनों मिलकर सारा हाउस इकट्ठा हो जाए, तो जो दस्तूर साज को वो तूने अमेरिका के क़याम के वक्त फैसले किए हैं उसको वो आईनी और कानूनी तौर पर छेड़ नहीं सकते। कानून साजी आप कर सकते, इस पर कोई कानून साजी नहीं कर सकते, और वो दस्तूर साज असम्बली मौजूद नहीं है जिन्होंने फैसले करने थे। दूसरा पहलू ये है कि फिर लोगों को अगर फर्ज ये करते हैं तो फिर इस मुतालबे पर टिकना चाहिए था। उन्होंने इस पर बस की, उन्होंने कहा जी कि आप वायदा कराची भी खत्म करें, उन्होंने कहा जी कि आप जो है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का वजूद जो है इसको तस्लीम करें, उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर एक्ट 1974 के तहत चल रहा है इस पर नजरसानी करें, उन्होंने कहा जो कश्मीर के आईन में जो पाकिस्तान के साथ वफादारी का हल्फ है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका एजाज मैं सरदार मोहम्मद मुजाहिद मेरे वालिद मोहतरम थे, उनके ज़माने में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा उन्होंने दिया और करारदाद इलाके पाकिस्तान मुस्लिम काउंसिल से पास की, और ये पाकिस्तान बनने से पहले पास की। उन्होंने कहा कि ये जो सिट है पाकिस्तान के साथ वफादारी की, इसको निकालें। सवाल ही पैदा होता, मुझे बताइए कि क्या दुनिया में कोई मुल्क ऐसा है कि जिसमें ऐसी बादल पर आज़ादी हो कि आप उस मुल्क के साथ वफादारी को छोड़ दें? और ये आइन साजी और कानून साजी लोगों ने की है, वो अपोजिशन के भी थे, गवर्नमेंट के भी थे, दोनों बेंचेज के लोग थे, सब ने मिलकर ये करारदादें की हुई है और ये इसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। तो इसलिए मुतालबात की फहरिस्त जो है वो तवील से तवील तर होती गई। अगर ये माहिरीन का मसला होता तो उस पर बात करते हुए उसमें से एक बड़ा हिस्सा माना भी गया और उसमें से कुछ चीज़ें जो रह गई वो डेफिनेटली बताया गया। मैं सरदार साहब लास्टली आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम किसी भी इलेक्शन में दुनिया में कहीं भी इंतखाब हो रहा हो, हम उसमें ये कहते हैं कि ये इकॉनमी का इलेक्शन है, ये रिफॉर्म्स का इलेक्शन है, ये जंग से निकलने का इलेक्शन है। क्या आज़ाद कश्मीर में होने वाला जो इंतखाब है वो बुनियादी तौर पर किसी एक सूरत हाल पर, यानी ये मुहाजिरीन की नशिस्तों पर हो रहा है, या इस्लामाबाद की तरफ से जो पॉलिसीज़ आ रही हैं उनके आगे बंद बांधने के लिए हो रहा है? अगर इसको डिफ़ाइन करना चाहें आप मुख्तसरन, तो ये किस नोयत का इलेक्शन है और इसमें जो अवाम मैंडेट दे रहे हैं वो किस एक नुक्ते पर देने जा रहे हैं? देखिए साहब, ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल ये ना रिफॉर्म का इलेक्शन है, न डेवलपमेंट का इलेक्शन है, न इकनॉमिक इस्लाहात का इलेक्शन है। ये खालिसन नज़ीर इलाके पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी का इलेक्शन है। और इस पर लोगों ने मुजाहरा करना है कि क्या जिन 6 लाख लोगों ने कश्मीर में जाने दी है
पाकिस्तान के लिए जो आज भी श्रीनगर और जम्मू में पाकिस्तान के पत्थर में दफन हो रहे हैं, क्या उस तहरीक के साथ खड़े हैं कि जो लोग आज इलेक्शन में नजरिया इलाके पाकिस्तान पर वफादारी का हल्फ लेके इलेक्शन में जाएंगे, वो आज पाकिस्तान की आवाज में एक रेफरेंडम ऐसी क्या चीज इख्तियार करता जा रहा है इलेक्शन, कि इलेक्शन बिल्कुल किसी और एजेंडे का इलेक्शन नहीं है, कि बना दिया गया है। होता तो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमारे अपने नारे नजरिए सोच फिक्र होती है, लेकिन हमारा ये जो इलेक्शन है ये खालिस्तान जो है बिल्कुल पाकिस्तान की हामी और मुखालिफ सोचों के दरमियान एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर गया है, और इसको उसी नजर से देखना चाहिए कि दो कौमी नजरिया और पाकिस्तान के जो तखलीक के मकासद थे और ग्रेट डिवाइड ऑफ सब कॉन्टिनेंट का जो तहरीक का सफर था, उसके नामुकम्मल एजेंडे की तकमील का सफर है और ये इलेक्शन। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार साहब ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान से 24 लाख से ज़्यादा अफगानों का अखराज हो चुका है और अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नया सख्त तरीन फैसला क्या है कि ना मुकदमा चलेगा, ना जेलों को भरा जाएगा, ना अदालतों का वक्त ज़ाया होगा, बल्कि गिरफ्तारी होते ही अब फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस सब पर बात करने से पहले अफगान हुक्मरानों को एक फैक्ट चेक भी दे देना बहुत ज़रूरी है। काबुल के तख्त पर बैठे हुक्मरान शायद ये भूल गए थे कि तारीख़ कभी किसी का कर्ज अधूरा नहीं छोड़ती है। आज जब दुनिया अफ़गानिस्तान में इंसानी हुकूक़ की पामालियों पर तिल मिला रही है, तो दूसरी तरफ सरहद पार पाकिस्तान में दहाइयों से मुकीम अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी का एक ऐसा सफ़र शुरू हो चुका है जो अपने पीछे बेसरो सामानी की दास्तानें भी छोड़ रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान की बका का भी मामला है। एक तरफ काबुल और कंधार का घेरा तंग हो रहा है और दूसरी तरफ लाखों अफ़गान अपने वतन वापस जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये अफ़गान कैसे अफ़गानिस्तान जा रहे हैं। नवंबर 2023 से शुरू होने वाले इस इखराज के बाद से अब तक तकरीबन 24 लाख से ज़ायद अफ़गान बाशिंदे पाकिस्तान से अपने वतन अफ़गानिस्तान वापस जा चुके हैं और अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस वापसी के मंसूबे को मज़ीद सख्त और तेज़ कर दिया। हिदायत के मुताबिक अब पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान बाशिंदों पर मामूल के मुकदमा दर्ज करके अदालतों और जेलों का वक्त ज़ाया नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें गिरफ़्तार करने के बाद बराह रास्त डिपोर्टेशन सेंटर्स मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ से कानूनी कार्रवाई के फौरी बाद उन्हें वापस अफ़गानिस्तान भेज दिया जाएगा। हुकूमत का कहना है कि गली मोहल्लों और शहरों से शुरू होने वाले इस मरहलावार इखराज में इंसानी वक़ार और कानून का अलबत्ता पूरा एहतराम किया जा रहा है और किया जाएगा। ये अफ़गान शहरी जिस अफ़गानिस्तान वापस जा रहे हैं, वहाँ तालिबान की अपनी बुनियादें हिल चुकी हैं। अफ़गान तालिबान की अबूरी हुकूमत इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी दबाव के नीचे दबकर रह गई है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस ने तालिबान रजीम के ख़िलाफ़ आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमे का ऐसा मुसव्वदा तैयार कर लिया है जो उन्हें ख़वातीन के हुकूक़ के कन्वेंशन 2003 की संगीन खिलाफ वर्जियों पर कटहरे में खड़ा करेगा। बात सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन के हुकूक़ तक भी महदूद नहीं रही। अफ़गानिस्तान में बरतानिया के खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड लिंडसे ने अफ़गान टीवी को दिए गए अपने हालिया इंटरव्यू में दुनिया के सामने वो सच रख दिया है जो पाकिस्तान बरसों से दुनिया को बता रहा है, चीख चीख कर अफ़गानिस्तान की हकीकत। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने वाले गिरोह फितना खवारिज को अफ़गान तालिबान की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है, ये रिचर्ड लिंडसे का वाज़ेह तौर पर कहना है। वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में इस गिरोह के तरबियती कैंप्स मौजूद हैं, इन्हें असलहा माली मदद फराहम की जा रही है और पाकिस्तान में सिक्योरिटी ऑपरेशन से बचने वाले दहशतगर्दों के लिए अफ़गानिस्तान एक महफूज पनाहगाह बन चुका है और ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ इसी सरहद पार दहशतगर्दी का नागुज़ीर जवाब है। ज़ाहिर जब कोई मुल्क सियासी और सिक्योरिटी दोनों महाज़ों पर नाकाम होता है तो अंदरूनी टूट फूट ज़रूर जन्म लेती है। साबिक़ अफ़गान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के हालिया मुबहम बयान ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है, जिसमें वो ख़ित्ते में एक नए मुल्क के क़याम का इशारा करें। ये इशारा दरअसल हज़ारिस्तान की हकीकत को छुपाने की कोशिश है, जो कि मज़लूम हज़ारा बिरादरी का वतन हो सकता है। लोग साले को ये याद दिला रहे हैं कि ये वही हज़ारा बिरादरी है जिसे इन्होंने माजी में गैरों का जासूस कहा था और जब खुद पर वक्त आया तो वो आवाम को तालिबान के रहमो करम पर छोड़कर फ़रार हो गए। ये अंदरूनी खलफशार इस बात का सबूत है कि काबुल का शराजा बिखर रहा है। जब काबुल का तख्त हिल रहा है, आलमी अदालतें तालिबान के गिर्द घेरा तंग कर रही हैं और दहशतगर्दी के साए गहरे हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी कीमत आम अफ़गान शहरी चुका रहा है। वो अफ़गान जो कल तक पाकिस्तान की गलियों में अपना मुस्तक़बिल तलाश कर रहे थे, आज एक ऐसे गैर यकीनी मुस्तक़बिल की तरफ लौट रहे हैं जहाँ गुर्बत, पाबंदियाँ, जंग के साए उनका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन यही तो उनका वतन है, यही उनका ठिकाना है। पाकिस्तान अब ये बोझ मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा के फ्रंट पर, अफ़गानिस्तान के फ्रंट पर इस वक्त एग्जैक्टली क्या हो रहा है, इस सब को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ज़ाहिर शराजी साहब हम ज्वाइन कर रहे हैं। शराजी साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि अफ़गानों की वापसी को लेकर इस वक्त एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डिसाइड किया है कि मुकदमाओं को तो डिपोर्ट कर देंगे। ज़रा क्विकली हमें इस पर ब्रीफ कीजिएगा।
वैद मेरे ख्याल में जो इंटीरियर मिनिस्ट्री का ऑर्डर जारी हुआ है, तमाम जो गैर कानूनी पाकिस्तान के अंदर रिहायशी हैं, चाहे वो अफगान हैं या किसी भी कौमियत के हैं, उनके वीज़ा स्टे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद जिसके पास स्टे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वीज़ा नहीं है, उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। अफगान रेफ्यूजीज के हवाले से ये बताया जा रहा है कि कल तकरीबन 4000 के करीब लोगों को डिपोर्ट भी किया गया है और कुछ जो है वो अपनी मर्जी से गए हैं। अब तक तकरीबन 15 लाख के करीब लगभग लोगों को जो है जब से ये कैंपेन शुरू हुई है या तो वो वापस जा चुके हैं या उन्हें डिपोर्ट किया जा चुका है। इसमें ACC कार्ड होल्डर भी है, POR कार्ड होल्डर भी हैं। और अब अगर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, बनू के अंदर 3-4 कैंप्स थे उन्हें मुकम्मल बंद कर दिया गया है। नौशहरा में जो कैंप थे उन्हें वाइड अप कर दिया गया है। हरीपुर में और मानसेरा के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर खासतौर पर जो खाकी कैंप था, बहुत बड़ा कैंप था, उसे मुकम्मल तौर पे खाली करा दिया गया है। तो इस वक्त बड़े शहरों के अंदर एक डेवलपमेंट है। जैसे पहले ये तासुर था कि शायद सूबाई हुकूमत जो है वो एक पेज पे नहीं है, तो मेरे ख्याल में पुलिस को बाकायदा डायरेक्टिव दिए गई है। और अब यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ इस इशू पे इन सिंक आ गई है सूबाई हुकूमत फेडरल हुकूमत के साथ और इदारों के साथ और मिलकर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखिए, अब तो मेरे ख्याल में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इसमें FC को भी इन्वॉल्व किया गया है, पुलिस को इन्वॉल्व किया गया और उसको फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टिव है कि आप गैर कानूनी लोगों को जो है वो डिपोर्ट कर दें। अब हमारे यहाँ जितने मदफाकी इलाके हैं, खासतौर पर पेशावर के, जो पेशावर की बात मैं करूँ, कबायली इलाके हैं, वहाँ से लोगों को बाकायदा जो है वो डोर टू डोर दुकानों को, मार्केट्स को चेक किया जा रहा है और मार्केट्स डिजर्ट हो गई हैं। दूसरा, अफगान जो यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर रिहाइश रखे हुए हैं कोश एरियाज में, उनकी बाकायदा लिस्टें बननी शुरू हो गई और उन तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स को डायरेक्टिव दी गई है कि आप हमें लिस्टें फराहम करें। तो एक काफी इस दफा हम समझ सकते हैं कि ये एक बड़ा स्पीडी कैंपेन होगी। डेफिनेटली। और अच्छा, इसमें मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जाहिर है एक तरफ जहाँ इनको वापस भेजने का अमल जारी है और डेफिनेटली पहले से ज़्यादा सीरियस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो IBOs हैं उनकी तादाद भी बढ़ी है, दूसरी तरफ से रिएक्शन आना भी जाहिर है, हम देख रहे हैं मुख्तलिफ वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इस वक्त एग्जैक्टली अमन अमान की मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल रह रही है? वैद अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है। कल बनू में भी एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और बड़ा ऑर्गेनाइज हमला है जिसमें सुसाइड बॉम्बिंग की कोशिश की गई है थाने के ऊपर, लेकिन 4 जो है सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। इस वक्त जो खतरनाक सूरत हाल बन रही है वो मालाकंड की बन रही है और इस पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी काफी एक्टिव है। कल अपर और लोअर दीर के बॉर्डर पे एक एरिया है नड़म जो है वो हैदर पास, वहाँ पे एक बहुत बड़ा हमला सिक्योरिटी फोर्सेज पे किया गया। 4 सिक्योरिटी एहलकार जो वहाँ पे शहीद हुए हैं, कम से कम 10-12 जख्मी है। इसके अलावा स्वात के अंदर इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट ये बता रही है कि वहाँ बड़ी तादाद में 50-60 के करीब दहशतगर्द अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान से दाखिल हुए हैं। खासतौर पे जो हमारा बॉर्डर लगता है अपर दीर लोअर दीर के दरमियान में, और दरिया पंजगुड़ा क्रॉस किया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने ऑर्गेनाइज हैं, कितने ट्रेंड है। और इसमें जाहिर बात है क्रॉस द बॉर्डर अगर आ रहे हैं तो मैटर ऑफ कंसर्न। लेकिन यहाँ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इन 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बड़े पैमाने पे जो है ना सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन किए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अपर दीर, लोअर दीर और स्वात, खासतौर पर शांगला और ऊपर के जो इलाके हैं, वहाँ पे टारगेटेड ऑपरेशन भी शायद एक आध दिन में शुरू किया जाएगा, जहाँ जहाँ इन लोगों की लोकेशन जो है वो ट्रेस की जा रही है। अच्छा, मैं ज़रा चाहता हूँ कि हम, क्योंकि वक्त की कमी का हमें सामना रहता है, तो इसमें हम क्विकली अगर अफ़गानिस्तान के, क्योंकि ज़ाहिर है ये जो जा रहे हैं ये एक ऐसे अफ़गानिस्तान में जा रहे हैं जहाँ बदम नहीं है, जहाँ ख़वातीन के हुकूक़ का मसला है, फिर वो अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक मामला चले गए। एग्जैक्टली वहाँ इस वक्त सूरत हाल पहले से कितनी संगीन है, कितनी ख़राब है और उनके लिए आलमी सतह पर कितना घेरा तंग है? उबैद, काफ़ी हालात इसलिए संगीन है कि अब इंटरनली भी अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान रेजिस्टेंट मूवमेंट है, इसके अलावा एक मेन कमांडर उनके थे कमांडर जुमा खान, उन्होंने पूरे बदख्शान सूबे को, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सूबा है, 29 डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर, और वो 3 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ और चाइना के साथ भी उसका लिंक लगता है। सबसे ज्यादा मिनरल प्रोड्यूसिंग एरिया है, यहाँ पे सोना निकल रहा है, यहाँ पे और बाकी मिनरल्स निकल रहे हैं। उसके तकरीबन 25-26 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने टेक ओवर कर लिया। और ये जुमा खान जो है बड़े की कमांडर थे मुल्ला हिब्बतुल्लाह रिजीम के, और इस लिहाज से देखा जाए तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो खामोशी है और अफगान तालिबान रिजीम की जो स्टबननेस है, खासतौर पर खवातीन के हवाले से जो कानून साजी है, बच्चियों को तालीम से मना किया जा रहा है, वो फोर्स कर रहे हैं अफगान खवातीन को टुवर्ड्स चाइल्ड मैरिजेस। और एक लिहाज से देखा जाए तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बड़ी सीरियसली। एक आखिरी चीज कहूंगा कि पिछले 4 सालों में $2.5 बिलियन वो ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान को आती थी, अब वो कम होकर सिर्फ $456 मिलियन रह गई है। 76% कमी आई है। इसका मतलब है कि अफगानिस्तान इज टोटली आइसोलेटेड। ज़ाहिर है वो जो उनके अपने वादे थे जो उन्होंने किए थे उन पर वो डेफिनेटली अमल नहीं करा और दुनिया ने फिर ज़ाहिर है उनके साथ अपना जो राब्ता है उसको मुनक़ता कर दिया है। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।
इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।